हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज के फ्यू मिनट सीरीज या फिर जो आपका पाथवे टू प्रीलिम्स है, इस सेगमेंट में हम इकोनॉमी का एक इंपॉर्टेंट और बेसिक सा टॉपिक डिस्कस करेंगे, एमसीएलआर एंड ईबीएलआर के बारे में कि दोनों टर्म्स के क्या मतलब है, किस तरीके से बैंकिंग सिस्टम से ये रिलेटेड है और क्यों रिसेंटली बहुत ज़्यादा इनके बारे में जिक्र भी किया जा रहा है। तो अगर सिंपल शब्दों में समझें कि 2022 में बढ़ती हुई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उनके द्वारा क्या डिसीजन लिया गया कि उन्होंने रेपो रेट को बढ़ा दिया। अब रेपो रेट के बढ़ने से क्या हुआ कि जो आरबीआई यहां पर बैंक्स को पैसा उधार देता है, आरबीआई जो बैंक्स को पैसा उधार देता है तो बैंक्स कुछ ना कुछ उसका इंटरेस्ट पेमेंट करते होंगे, तो वो जो इंटरेस्ट पेमेंट का रेट है वो यहां पर बढ़ता हुआ देखने को मिला। अब डेफिनेटली बैंक्स के लिए यदि पैसा लेना आरबीआई से महंगा हो गया है तो फर्दर जब बैंक अपना एक कोर ऑपरेशन परफॉर्म करता है लेंडिंग का, तो उस दौरान भी बोरोअर्स के लिए बैंक से पैसा लेना महंगा हो जाएगा। तो समझते हैं ये पूरा सिस्टम कैसे काम करता है और ये एमसीएलआर और ईबीएलआर क्यों इंपॉर्टेंट है आपके लिए। शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए जो कि 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं कि स्लीपी क्लासेस ने प्रीलिम्स क्रैश कोर्स संभव 2.0 लॉन्च कर दिया है। 2024 को मद्देनजर रखते हुए क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। डिटेल सारी आपके सामने यहाँ पर अवेलेबल हैं। डेली लाइव क्लासेस कंडक्ट की जा रही हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट पीवाईक्यू का डिस्कशन किया जा रहा है, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज करने की कोशिश की जा रही है, सिलेबस की प्रैक्टिस टेस्ट एफएलटी से सभी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। बोनस के तौर पर बजट और इको सर्वे की स्पेशल क्लासेस यहाँ पर कंडक्ट की जाएंगी, सीसैट की मास्टर क्लास यहाँ पर कंडक्ट की जाएंगी एंड स्पेशल मैप क्लासेस भी यहाँ पर देखने को मिलेंगी। चलिए, तो डेफिनेटली इस कोर्स में एनरोल कीजिए, डिटेल्स आपके सामने यहाँ पर अवेलेबल हैं एंड अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन को और बेहतर बनाइए। चलिए अब डिस्कस करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। तो इस प्रकार के ना न्यूज आइटम्स हमने कुछ कुछ वहां पर देखे थे कि आरबीआई का रेट हाइक हुआ, तो किस तरीके से रेट हाइक मतलब कि जो आरबीआई ने यहां पर रेपो रेट बढ़ाया है, तो कैसे रेपो रेट बढ़ाने की वजह से होम लोन ईएमआईज यहां पर बढ़ रही हैं अंडर ईबीएलआर, एमसीएलआर, बेस रेट, बीपीएलआर, इन सभी के बारे में इस तरीके के बहुत सारे आर्टिकल्स वहां पर देखने को मिले। अपार्ट फ्रॉम दैट एसबीआई ने अपना एमसीएलआर रेट वहां पर निकाला, आईसीआईसी ने वहां पर अपना रिवाइज किया एमसीएलआर रेट। ये टाइम एंड अगेन यहां पर किया जा रहा है। तो इसे समझने के लिए हम बहुत ही बेसिक चीज से शुरुआत करते हैं। देखिए, कोई भी बैंक रहेगा, दो बेसिक से फंक्शंस उनके यहां पर रहेंगे। पहला क्या है, डिपॉजिट लेना, एंड सेकेंड क्या है कि यहां पर लोन्स एक्सटेंड करना टू द एलिजिबल बोरोअर्स। तो जब भी इस तरीके के लोन्स बोरोअर्स को एक्सटेंड किए जाएंगे तो डेफिनेटली बोरोअर्स कुछ ना कुछ इंटरेस्ट पेमेंट तो यहां पर करेंगे ही करेंगे, बिना उसके तो बात बनेगी नहीं, बैंक तो मानेगा नहीं। बैंक को भी तो यहां पर पैसा कमाना है, बैंक को भी तो अपना प्रॉफिट कमाना है, बिल्कुल सही बात है। बट ये जो इंटरेस्ट रेट यहां पर बोरोअर्स पे करेंगे बैंक को जब वो उधार लेंगे, वो कितना होगा ये कौन डिसाइड करेगा। तो इसी के तहत एमसीएलआर और ईबीएलआर इन सिस्टम के बारे में हमें पता होना जरूरी है। बट उनसे पहले एक और सिस्टम था, बेस रेट का सिस्टम था, जो कि आरबीआई द्वारा 2009 में इंट्रोड्यूस किया गया था। अब बेस रेट यहां पर क्या कहता है कि बेसिकली ये बैंक द्वारा एक बेस रेट यहां पर सेट किया जाएगा जिसके बिलो, मतलब जिससे कम, मान लीजिए अगर 8% बेस रेट सेट किया गया है किसी भी बैंक द्वारा, तो 8% से कम इंटरेस्ट रेट पर बैंक किसी भी बोरोअर को लोन एक्सटेंड नहीं कर सकता। ठीक है, तो एक बेस रेट, एक फ्लोर रेट यहां पर सेट कर दिया गया। बट अब वही बात आई कि यार अगर बेस रेट की बात की जा रही है तो वो कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो उसके लिए 4 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स के बारे में बात रखी गई। फर्स्ट बीइंग कॉस्ट ऑफ फंड्स, कि डेफिनेटली बैंक भी तो कहीं से पैसा ले रहा होगा, तभी तो आगे जाके इन बोरोअर्स को उधार में दे रहा होगा। तो बैंक के पास पैसा कहां से आएगा। तो बहुत ज्यादा हम क्या सोचते हैं कि बैंक तो सिर्फ आरबीआई से पैसा लेगा, जी नहीं, यहां पर बहुत सारे हाउस होल्ड्स अपना पैसा जमा करवाते हैं, बहुत सारी कंपनीज यहां पर अपना पैसा जमा करवाती हैं। तो डेफिनेटली ये सभी बैंक के डिपॉजिटर्स हैं। ठीक है, यहां से बैंक पैसा ले रहा है और उसके बदले में बैंक इन बोरोअर्स को या फिर इन पर्टिकुलर डिपॉजिटर्स को या जिनसे ये पैसा उधार ले रहे हैं, जो लेंडर्स हैं बैंक के लिए, बेसिकली इन्हें कुछ ना कुछ इंटरेस्ट रेट भी पे कर रहा है। जैसे अगर हाउस होल्ड्स के बारे में बात करें तो सेविंग्स रेट वहां पर ऑफर किया जाता है। ठीक है, आरबीआई से जब पैसा ले रहे हैं तो रेपो रेट यहां पर ऑफर किया जाता है। तो ये कॉस्ट ऑफ फंड्स यहां पर इंक्लूड की जाएगी। सेकंड यहां पर क्या बोला गया, मार्जिन। मार्जिन माने कि भैया बैंक ने तो कोई
समाज सेवा के लिए तो बैंक नहीं खोला है, प्रॉफिट कमाने के लिए खोला है, तो मार्जिन भी ऐड किया जाएगा उस बेस रेट में। अच्छा, अब बैंक यदि काम कर रहा है तो उसके कुछ ना कुछ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी यहाँ पर लग रहे होंगे, तो डेफिनेटली उसके बारे में भी हमें यहाँ पर बात करनी पड़ेगी। उसके अलावा कैश रिजर्व रेशो, कैश रिजर्व रेशो एक ऐसा रिजर्व है जो कि बैंक्स आरबीआई के पास मेंटेन करते हैं, मतलब बैंक अपना पैसा आरबीआई को यहाँ पर देता है, बट उसके बदले में आरबीआई बैंक को किसी भी प्रकार की कोई भी पेमेंट, कोई भी इंटरेस्ट पेमेंट यहाँ पर नहीं करता। तो डेफिनेटली इसके लिए एडिशनल कॉस्ट यहाँ पर बैंक को बियर करनी पड़ रही है कि पैसा आरबीआई को दे रहे हैं बट उस पैसे से कुछ कमा नहीं पा रहे, तो उसकी भी कॉस्ट यहाँ पर ऐड करनी पड़ेगी। तो उसके तहत यहाँ पर बेस रेट का सिस्टम यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था। अब इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने का ऑब्जेक्टिव क्या था कि जब भी आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के माध्यम से जो भी डिसीजंस यहां पर ले रहा है रेपो रेट को चेंज करने का, उसका ट्रांसमिशन डायरेक्टली बोरोअर्स के एंड पर भी हो, इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में भी हो कि यदि बैंक ने आरबीआई से कम रेपो रेट पर यहां पर पैसा लिया है तो वो बोरोअर्स को भी कम इंटरेस्ट रेट पर वो पैसा दे। ये ऑब्जेक्टिव यहां पर रखा गया। बट यहां पर अब बैंक्स का क्या पॉइंट था कि जनाब आप तो ये समझ रहे हैं कि हम सिर्फ आरबीआई से ही पैसा लेते हैं, बट हमें बाकी एंटिटीज भी तो हैं, कंपनीज हो गए, हाउस होल्ड्स हो गए, इनसे भी तो पैसा लेना पड़ता है। तो एज सच कोई मेजर चेंज यहां पर देखने को नहीं मिल रहा। तो इसी समस्या को सॉल्व करने के लिए 2016 में MCLR के बारे में यहां पर बात रखेगी, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड लेंडिंग रेट सिस्टम। ये जो मार्जिनल वर्ड है ना, अब इसकी इंपॉर्टेंस यहां पर काफी बढ़ जाएगी। मार्जिनल वर्ड ने यहां पर क्या बोला कि किसी भी प्रकार का यदि कोई चेंज यहां पर देखने को मिल रहा है विद रिस्पेक्ट टू कि जो बैंक को यहां पर कॉस्ट ऑफ फंड्स में कोई थोड़ा बहुत भी चेंज देखने को मिल रहा है, वो डायरेक्टली कम्युनिकेट किया जाए बोरोअर्स के एंड पर भी। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट टेन्योर प्रीमियम का इसमें एडिशन कर दिया गया, बीएस को भी फैक्टर में लेना है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और सीआरआर तो ऑलरेडी यहां पर रखे गए थे। तो यहां पर क्या बात रखेगी बेसिकली कि जो माइनर से माइनर चेंज भी है तो उसका भी इंपैक्ट बोरोअर्स के एंड पर पड़ना चाहिए कि यदि आरबीआई ने रेपो रेट को 50 बेसिस पॉइंट से कम किया है, अर्थात 0.5% से कम किया है, तो एटलीस्ट 0.2 या 0.3 का परसेंट का चेंज यहां पर भी हमें देखने को मिलना चाहिए। अब यह सिस्टम 2016 में जो इंट्रोड्यूस किया गया चलता रहा, बट अगेन इसमें भी कुछ ना कुछ लूप होल्स थे। अब लूप होल यहां पर क्या था कि MCLR रेट सिस्टम के आधार पर, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड लेंडिंग रेट सिस्टम के आधार पर साल में एक बार इन्हें यहां पर रिव्यू करना रहता था कि भैया उनका MCLR ठीक है या नहीं है। चलिए ठीक है, अब जब वो रिव्यू कर रहे थे तो रिव्यू की प्रोसेस क्या थी कि मान लेते हैं अगर मार्च के महीने में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने कुछ चेंजेस यहां पर लिए हैं और उन चेंजेस के हिसाब से 50 बेसिस पॉइंट्स का रेपो रेट में डिक्रीज देखने को मिला है, तो जो बैंक्स हैं वो आगे फर्दर बोरोअर्स तक कब कम्युनिकेट कर रहे हैं, टुवर्ड्स दिसंबर में जाके, कि लगे हाथ यहां पर ट्रांसमिशन नहीं हो पा रहा। मॉनेटरी पॉलिसी का ट्रांसमिशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी सक्सेसफुल फाइनेंशियल एज वेल एज बैंकिंग सिस्टम के लिए। तभी आरबीआई टाइम एंड अगेन अपनी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी वहां पर बिठाता है और उस दौरान इंपॉर्टेंट डिसीजंस वहां पर लिए जाते हैं। ठीक है जी, तो ये बेसिक सा पॉइंट आपको यहां पर ध्यान में रखना है कि जो मार्जिनल चेंज भी आएगा आपको उसको भी यहां पर अकाउंट में लेना है और वो चीज रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। बट वही चीज कि साल में एक बार करना है, तो मार्च में चेंज आया है तो दिसंबर में जाके बैंक्स वहां पर उसे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं एंड अंटिल देन वहीं उस प्रकार से जो ज्यादा इंटरेस्ट रेट वहां पर चार्ज किया रहा है बोरोअर से। अब बैंक्स भी यहां पर सही हैं, वो बोल रहे हैं हमें भी अपना पैसा यहां पर कमाना है एंड बैंक्स की प्रॉफिटेबिलिटी किसी भी एफिशिएंट बैंकिंग सिस्टम के लिए काफी ज्यादा यहां पर इंपॉर्टेंट है। अब डिस्कस करते हैं कि MCLR का जो हमने लूप होल देखा कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा जो यहां पर डिसीजंस लिए जा रहे हैं उनका सही से ट्रांसमिशन नहीं हो पा रहा, तो उस केस में यहां पर क्या बोला गया कि भैया हमें एक और यहां पर बेंचमार्क की आवश्यकता है। तो आरबीआई ने यहां पर क्या बोला कि जो इंटरनल बेंचमार्क रेट था, जो कि MCLR आपका रेट था, ये इनसफिशिएंट है टू इंश्योर कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो इफेक्टिवली ट्रांसमिट हो। तो इसी के तहत पर एक्सटर्नल बेंचमार्क का यूज करने का यहां पर बात रखेगी ऑन द एडवाइस ऑफ इंटरनल स्टडी ग्रुप, जो कि आरबीआई द्वारा वहां पर संगठन किया गया। इसके अलावा एक और कमेटी है भैया जिनके द्वारा ये रिकमेंडेशन रखी गई थी। आपके लिए होमवर्क यही है, कमेंट बॉक्स में बताइए कि वो कौन सी कमेटी है। सही बात है, तो ये एक्सटर्नल बेंचमार्क लिंकिंग रेट। अब इसके तहत यहां पर क्या बात रखेगी, सिंपल सी बात यहां पर रखने की यही कोशिश की गई कि भाई साहब यहां पर आपके पास चार ऑप्शंस है। या तो आप आरबीआई के रेपो रेट के हिसाब से खुद को लिंक कर लो,
या फिर जो 91 डे का ट्रेजरी बिल्ड यील्ड है उसके हिसाब से खुद को लिंक कर दो, या 182 डे का ट्रेजरी बिल्ड यील्ड है उसके हिसाब से खुद को लिंक कर दो, या फिर जो भी बेंचमार्क मार्केट इंटरेस्ट रेट के हिसाब से वहां पर डेवलप किया जा रहा है बाय द फाइनेंशियल बेंचमार्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, उनके साथ खुद को लिंक कर लो। अर्थात कि जो MCLR में हम बात कर रहे थे उस मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स के बारे में, उसको रिप्लेस करते हुए यहां पर इन 4 ऑप्शंस में से कोई भी एक तरीके का बेंचमार्क बैंक यूज कर सकता है, जो कि एक तरीके का एक्सटर्नल बेंचमार्किंग मैकेनिज्म को यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे कहते हैं कि RBI ने मान लेते हैं रेपो रेट यहां पर 6% रखा है। अब उस दौरान ये जो आपका EBLR है, एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट, ये कैसे सेट किया जाएगा? तो यहां पर अगर हम फर्स्ट पैरामीटर को उठाएं कि भैया इसके हिसाब से हमने इसे डेजिग्नेट कर दिया, इसके हिसाब से हम इसे सेट कर रहे हैं, तो उस केस में रेपो रेट तो आएगा ही आएगा, बट साथ के साथ अब बैंक से अपने ऑपरेशनल एक्सपेंसेस भी हैं, उन्हें भी पूरा करना है, उसको भी इंक्लूड लेना है। मार्जिन जो थोड़ा बहुत प्रॉफिटेबल है उसे यहां पर रखना है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो CRR के लिए जो नेगेटिव काउंट है ऑन CRR उसे भी यहां पर इंक्लूड करना है। तो ये अब आपका EBLR यहां पर कहला रहा है कि यहां पर जो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स था उसको रिप्लेस करते हुए रेपो रेट की यहां पर इंट्रोडक्शन कर देगी, ताकि जब भी रेपो रेट में चेंज आए, जब भी RBI अपनी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के आधार पर इस रेपो रेट में कुछ भी चेंज लेके आए, तो वो चेंज एग्जैक्टली बैंक्स द्वारा रिफ्लेक्ट हो किसमें, जितने भी बोरोअर्स हैं उनके जितने भी लोन्स यहां पर चल रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज का यहां पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो मान लेते हैं ये सभी चीजें मिलाते हुए 4% यहां पर बन जाता है, तो उस केस में EBLR यहां पर कितना बन जाएगा? 10%। अब क्या ये जो 10% है ये इंटरेस्ट रेट है? जी नहीं, इसके ऊपर एक और यहां पर टर्म यूज होती है, स्प्रेड। अब स्प्रेड क्या है कि यहां RBI ने बैंक को अलाउ किया है कि आप एक एडिशनल स्प्रेड यहां पर डाल सकते हैं। डेफिनेटली जो बोरोअर है उसकी क्रेडिट वर्दीनेस भी तो चेक करनी है कि नहीं, तो उस केस में हम उस स्प्रेड में उसकी क्रेडिट वर्दीनेस भी इंक्लूड करेंगे। लगेगा क्रेडिट स्कोर बहुत पुअर है तो ज्यादा इंटरेस्ट रेट यहां पर चार्ज किया जाएगा, लगेगा क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा है तो उस केस में कम इंटरेस्ट रेट यहां पर चार्ज किया जाएगा। तो इस प्रकार से EBLR सिस्टम यहां पर यूज किया जाता है। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, EBLR मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस करने का ऑब्जेक्टिव क्या था कि भैया जो भी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी द्वारा जो भी चेंजेस किए जा रहे हैं वो रिफ्लेक्ट हों बोरोअर्स के एंड पर, उनका ट्रांसमिशन इफेक्टिवली हो सके, तो उस केस में ये EBLR सिस्टम यहां पर लॉन्च किया गया। अब इसे लॉन्च किया गया यहां पर 2019 में, और कहा गया उसके बाद से जितने भी आपके लोन्स हैं वो इस सिस्टम से यहां पर एक्सटेंड किए जाएंगे। तो अभी भी बहुत सारे लोन्स हैं जो कि MCLR सिस्टम पे ही काम कर रहे हैं। जैसे होम लोन्स रहते हैं जो 2019 से पहले के रहे होंगे वो MCLR सिस्टम पे ही काम कर रहे होंगे। तो यहां पर बोरोअर को ऑप्शन देता है बैंक कि भैया अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप ये भी यहां पर कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये बेसिक सी चीज आपको यहां पर ध्यान रखनी है। अच्छा, अब एक बेसिक सा डाउट यहां पर दिमाग में आ सकता है कि सर जो आपने कहा कि MCLR में जो पॉलिसी ट्रांसमिशन हम देख रहे थे उसमें बहुत लैग था, कि अगर मार्च में चेंजेस हुए हैं तो वो जाके दिसंबर में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो क्या EBLR में क्या बोला गया? EBLR में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रखा गया कि हर 3 महीने में बैंक को अपना EBLR वहां पर रिवाइज करना है ताकि इफेक्टिव ट्रांसमिशन हो सके। बार बार रिपीट कर रहा हूं इस वर्ड का, बिल्कुल इसको यहां पर ध्यान रखिएगा। इसी के तहत कुछ इंस्ट्रक्शंस यहां पर RBI ने बैंक्स को दी EBLR के लिए कि जो भी आपके पर्सनल लोन्स हैं, रिटेल लोन्स हैं, स्मॉल बिजनेसेस के लिए जिनका फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट है, फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट माने कि जिसमें इंटरेस्ट रेट आपका वेरी करता रहता है, वो EBLR के ऊपर बेस्ड रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट बैंक्स ऑप्ट कर सकते हैं कि यदि कोई भी और तरीके का लोन वो EBLR के तहत वहां पर एक्सटेंड करना चाहते हैं तो वो भी यहां पर किया जा सकता है। बट एक पर्टिकुलर लोन कैटेगरी के लिए सेम बेंचमार्क वहां पर यूज किया जाएगा, कि जैसे कि अगर MSMEs के लिए लोन दिया जा रहा है तो उसमें ऐसा नहीं होगा कि भैया आधे लोन्स ट्रेजरी बिल के यील्ड के हिसाब से दिए जा रहे हैं और आधे लोन्स यहां पर रेपो रेट के हिसाब से दिए जा रहे हैं। नहीं, एक चीज वहां पर सिलेक्ट करनी पड़ेगी हर एक पर्टिकुलर लोन कैटेगरी के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट जितने भी बैंक्स हैं दे हैव टू लिंक देयर होम लोन फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट्स टू EBLR। एंड इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको पहले भी बताई कि RBI ने यहां पर लेंडिंग बैंक्स को अलाउ किया है कि वो डिसाइड करें कि किस प्रकार का स्प्रेड वो एडिशनली ऐड करना चाहते हैं ओवर द EBLR इंटरेस्ट रेट, जो कि सभी बोरोअर्स के केस में डिफरेंट देखने को हमें यहां पर मिलेगा। तो आई होप ये पूरी कहानी यहां पर समझ में आ गई हो। वहीं अगर हम बात करें क्या क्या बेनिफिट्स क्या हैं, इस EBLR सिस्टम के क्या बेनिफिट्स हैं, कि कहीं ना कहीं बैंक्स के पास फ्रीडम है
कि डिसाइड कर सकते हैं किस तरीके से वो स्प्रेड वहां पर इंपोज करना चाहते हैं। अच्छा, यदि बैंक्स के पास फ्रीडम है तो कहीं ना कहीं ये फ्रीडम बोरोअर्स के पास भी आ गई कि उनको और ट्रांसपेरेंट तरीके से यहां से समझ में आ रहा है कि किस प्रकार से उन्हें लोन यहां पर एक्सटेंड किया जा रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक्सटर्नल रेट है EBLR, किसी भी प्रकार से रेपो रेट में चेंज आता है तो उसका इंपैक्ट डायरेक्टली लोन जितने भी आपके बोरोअर्स हैं उनके ऊपर भी यहां पर पड़ता हुआ देखने को मिलेगा कि यदि रेपो रेट बढ़ गया तो उस केस में हो सकता है उनकी EMI का अमाउंट यहां पर बढ़ जाए। ठीक है, रेपो रेट कम हो गया तो उस केस में उनकी EMI का अमाउंट यहां पर कम हो सकता है। बट ये ध्यान रखिएगा, ये जो रेट है ये फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट के ऊपर ही एप्लीकेबल है, ध्यान रखना है इस चीज का। अपार्ट फ्रॉम दैट, बोरोअर्स इजीली अब यहां पर देख सकते हैं कि हर एक बैंक का कितना प्रॉफिट मार्जिन है ओवर द फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि हेल्प कर सकता है उन्हें कि अलग अलग बैंक्स के लोन ऑप्शंस को वहां पर कंपेयर करें और जो बेस्ट ऑप्शन उन्हें सूट कर रही है उसे वहां पर अवेल करें। अब इन सभी चीजों में बेनिफिट्स तो चलो हमने समझ लिए, बट एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज या फिर जो कंसर्न हम यहां पर कह सकते हैं वो क्या है, वॉलेटिलिटी का, कि यदि RBI रेपो रेट्स कंटिन्यूसली चेंज करता है तो उसका इंपैक्ट डायरेक्टली फिर बोरोअर्स के ऊपर पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, बिल्कुल इकोनॉमिक सिस्टम में और ट्रांसपेरेंसी और ट्रांसमिशन लाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप यहां पर लिया गया था, बट करंटली अभी भी बहुत सारे लोन्स हैं जो कि MCLR सिस्टम के आधार पर वहां पर रन हो रहे हैं। बोरोअर्स को ऑप्शन दी जा रही है कि EBLR में कन्वर्ट कर सकते हैं, विच इज डेफिनेटली अ गुड थिंग, क्योंकि हर 3 महीने में से यहां पर रिवाइज किया जा रहा है। तो आई होप ये जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट था, ये जो पर्टिकुलर टॉपिक था, आपको सभी चीजें यहां पर समझ में आ गई हो। स्टिल फिर भी कोई डाउट रहे कमेंट बॉक्स में जरूर यूज कीजिए और उस कमेटी का नाम जरूर बताइएगा। चलिए, सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन।